नसीब को हम अपने गिरेबानों में कभी ठंडे दिमाग से झांकते हैं तो हमें पता चले कि यार हम क्या कर रहे हैं। हम दूध में पानी डाल रहे हैं या पानी में दूध डाल रहे हैं। हम कपड़ा कौन सा बेच रहे हैं, कौन सा कह के दे रहे हैं। हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर मटेरियल कितना डाल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होती है तो टपकने लग जाती हैं बिल्डिंगें, नई नई बिल्डिंगें, 1 साल भी ना हो बिल्डिंग को और वो टपकने लग जाए। आप कोई इंसानियत है यार, ये कोई मतलब कोई खौफ नहीं है किसी चीज़ का, मरना नहीं है लोगों ने। हमने जिस दिन हमने ये सोच लिया कि यार कहीं ना कहीं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप ने तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है नीतीश राजपूत की हाउ पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसने दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है और इस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं तो बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीज का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीज खाली डिफेंस पे गया है, यानी कि टोटल बजट का 15% से भी ज्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही पीएम बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने एक वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारे नहीं। ये देखिए, इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं लेकिन उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती है। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री आईएनसी। अगर मौका आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ओन करते हैं, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई? और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है? सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगी जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देता है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से ही पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही
अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो सैयद असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी। उनको ये पता था कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनेंगे तो अगले इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले, इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ जाके इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इस सब के बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। और जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अभी पिछले साल ही हुई हैं और इन सब चीजों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था। करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना ही है। इन्होंने सीपैक पे जब काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा नाराज हो गया था और चाइना ने सीपैक प्लान में जो पावर प्लांट्स थे उनको बंद करा दिया था क्योंकि पेमेंट का कुछ इशू हो गया था। अगर सीपैक पे काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसलिए बचे हुए पावर प्लांट पे लोड बढ़ गया और पावर कट हो रहा है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो देश नहीं चल सकता है। अब या तो बाहर से लोन मिले, कोई एड मिले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी नेता आएगा उसकी मजबूरी बन जाएगा सीपैक के ऊपर काम शुरू करवाना। डे बाय डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सब्सिडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, गेहूं के ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं और इस वजह से काफी जगहों पे भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई है। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर का 30% वीट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ गया था। और अभी भी इंडिया के अंदर ये जो वीट के हाई प्राइसेस हैं ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। लेकिन इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है। जी जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि ये मामलात हैं पाकिस्तान में। और अब तो बच्चा बच्चा ये जानता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। पहले शायद एक आम पाकिस्तानी को शायद ये लगता था कि शायद ये नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि अक्सर हम चीज़ों में फौजी फाउंडेशन लिखा हुआ देखते हैं स्कूल्स में और रियल इस्टेट्स के हवाले से। तो पहले तो मैं अपना बता दूं, सच बता दूं कि ऐसा ही लगता था कि होता होगा, ऐसा नॉर्मल सी बात है। लेकिन पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 8 बिलियन बताई जा रही है और साबिका आर्मी चीफ के पास 12 बिलियन। अच्छा भाई, टोटल आर्मी की जो वेल्थ 35 बिलियन, यानी हमारा मुल्क 2-2, 3-3 बिलियन के लिए कर्ज़ के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। और 12 बिलियन साबिका आर्मी चीफ़ की अगर वेल्थ निकलती है, अच्छा इस पे तो खुल के बात होती है, अब पूरी दुनिया खुल के बात करती है। फिर उस पर कोर्ट मार्शल तक का जिक्र हुआ, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी पुराने। देखें, आर्मी अगर को टोटली ओवरऑल देखा जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आर्मी करप्ट है। देखें, आप देखें ना, किसी देश के जवान सरहदों पे खड़े होते हैं, डिज़ास्टर में, तूफ़ान, आंधी, ज़लज़ले, किसी भी तरह की चीज़ों में वो लोग आवाम का साथ देते हैं, आवाम अपनी जानें कुर्बान करते हैं, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, तालिबान के हमले होते हैं, तो वो भी तो आर्मी के ही लोग हैं ना। तो अगर इस तरह से कुछ लोग अगर करप्ट होते हैं या इस तरह का निज़ाम के ऊपर उन्होंने पंजे गाड़े होते हैं तो उसमें ओवरऑल सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैं अब इसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि कहीं आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर थे उनकी वीडियोस वायरल हुई, उन्होंने बाकायदा कमर जावेद बाजवा के हवाले से कोर्ट मार्शल की अपील की, ज़ोर दिया और कह रहे हैं कि देखें, हमने इस मुल्क में अपनी इज़्ज़त बनाने में हमें कई साल लग गए आर्मी का एक स्ट्रक्चर बनाने में, आर्मी की एक अहमियत आवाम तक पहुंचाने में, मोहब्बत पहुंचाने में। तो ऐसे ही कोई शख्स आए और एकदम से ही आर्मी का जो मोराल है वो सारा गिरा दे, तो इस पे बाकायदा वीडियोस भी आई। दूसरी चीज़ ये है कि इदारे हैं, करप्शन है, सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। अभी मेरे जहन में एक बात आ रही थी, वो निकल गई। अच्छा हाँ, कभी भी किसी भी देश की जो आर्मी है उसका सिर्फ एक काम होना चाहिए, उसका काम जो है वो ही होना चाहिए जो वो है, जिसके लिए वो इदारा बना है, इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क के लोगों की हिफाजत करना, बस। इसके अलावा उसकी कहीं और इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए।
आज पाकिस्तान के बुरे हालात, आज पाकिस्तान की कंडीशन, इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी का रूल रहा है, मार्शल लॉ जिसे कहते हैं वो रहा है। अच्छा, उस दौरान मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, हालात बहुत बेहतर थे। यानी मुशर्रफ दौर को अगर देखा जाए तो, अच्छा पिछला दौर जो भी हो हमें बेहतर ही लगता है यार, वो बेहतर था। फिर आने वाले हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, तो पिछला हर दिन हमें आने वाले दिन से वो बेहतर लग रहा होता है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, हर जगह की बात है। लेकिन इतने हालात ख़राब नहीं थे, इतनी महंगाई नहीं थी, इतने लोगों के बुरे हालात नहीं थे। अभी हमारी सड़कों पे एक कल परसों से एक बैनर लगना शुरू हुआ है, 15 अगस्त जैसे आने वाली है, इंडिपेंडेंस की जो तारीख़ें हैं हमारी भी, पाकिस्तान की भी, आपकी भी, तो हमने हमारी सड़कों पे इस्लामाबाद में बाकायदा बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती हैं, उसका बड़ा एक्सपेंस आता है। उस पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान छोड़ के जाने से पहले ये सोच लें कि आप इस वतन के मुहाफ़िज़ हैं, आप इस वतन के रखवाले हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम इसके पासिबान हो। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये नहीं पता चल रहा कौन लगवा रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि क्या हालात यहाँ पहुँच चुके हैं। यानी एक चीज़ तो होती है जो होती है और हम मानते नहीं हैं, हम दबा देते हैं, हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इतने बुरे हालात नहीं है, टेंशन नहीं लो, सब अच्छा है, ये सोशल मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा है, इंडिया का प्रोपेगेंडा है, इसराइल का प्रोपेगेंडा है, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, कोई दिवालिया नहीं हो रहा, कोई मुल्क ख़त्म नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब झूठ है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस तरह के बोर्ड्स लगवाना या लगा देने का मतलब है वाकई हालात बहुत नाजुक है, वाकई हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, वाकई हालात की जो संगीनी है वो हमें अंदाज़ा नहीं है। इसको इस तरह समझ सकते हैं हम कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, तो उससे पहले जो हल्के फुल्के से असरात आते हैं ना, वो आ रहे हैं। और इन असरात को जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, जिनके पास थोड़े बहुत वसाइल हैं, वो इन हालात में अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अपनी नेशनलिटी, दुबई के हवाले से सुनने में आ रहा है कि धड़ाधड़ वीज़े दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ले जा रहे हैं अपनी फैमिली समेत। तो बाकायदा इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल मार्केटिंग की तरह के बोर्ड लगना, बिल बोर्ड्स लगना, होर्डिंग लगना, ये कोई मजाक बात नहीं है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं आपको सच बताऊं, गरीबों का यहाँ बहुत बुरा हाल है, मतलब खाने को नहीं है। इतने लोग भीख मांगते हुए दिख रहे हैं, इतने लोग अपने बच्चों के लिए, बीमारी के लिए, भूख के लिए, शादी के लिए, इतने लोग मांगने के लिए दिख रहे हैं। और अच्छा, इन हालात में जब इंसान के पास पैसा ना हो तो दिमाग तो हमारे लोगों के पास हरामी दिमाग तो है। तो कई लोगों ने एप्लीकेशनें बना ली लोन की, उन एप्लीकेशनों की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनसे लोन लो तो वो पूरे, जब आप उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आप पूरे मोबाइल का डेटा उनको दे देते हो, उनके पास आपकी तस्वीरें चली गई, ऐसे स्कैम सामने आ रहे हैं। अच्छा, उनके पास सारी तस्वीरें चली गई तो बाकायदा वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपकी तस्वीरें ही आपको सेंड कर रहे हैं कि यही तस्वीरें आपकी नंगी हम दूसरी वेबसाइट्स पे अपलोड कर देंगे, बेच देंगे उनको, तो फिर आपको पता चलेगा, हमें किस्त देते रहो। 1 लाख रुपया लेने वाला शख्स 5-6 लाख भर चुका है, मज़ीद 5 लाख उसको देने। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्स खुदकुशी ना करे तो क्या करे। 1 लाख लोन लेने वाला 5-6 लाख भर चुका है, 5.5 लाख अभी भी भरने, वो किस्त चढ़ता क्या? यानी आप डिले कर रहे हैं उसको, लोन को, वो रोज़ाना की बुनियाद पे 1000-2000 बढ़ा रहा है, वो लाखों तक चला जाता है, जो लोन लिया था उससे कई गुना। ये हरामी दिमाग है हमारा। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि आज हमारे हालात जो हैं ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से भी है, हमारे अपने करतूतों की वजह से भी। हम अक्सर ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, नसीब को। हम अपने गिरेबानों में कभी ठंडे दिमाग से झांकते हैं तो हमें पता चले कि यार हम क्या कर रहे हैं। हम दूध में पानी डाल रहे हैं या पानी में दूध डाल रहे हैं। हम कपड़ा कौन सा बेच रहे हैं, कौन सा कह के दे रहे हैं। हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर मटेरियल कितना डाल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होती है तो टपकने लग जाती हैं बिल्डिंगें, नई बिल्डिंग है, 1 साल भी ना हो बिल्डिंग को और वो टपकने लग जाए। आप, कोई इंसानियत है यार ये? कोई मतलब कोई खौफ नहीं है किसी चीज़ का? मरना नहीं है लोगों ने? जिस दिन हमने ये सोच लिया कि यार कहीं ना कहीं तो हमारी पकड़ होनी है, तो फिर हम ये गलत काम करें ही नहीं। हम लगे हुए
कहते थे कि हमारे ऊपर वो वाला अजाब नहीं आएगा जो ओवरऑल सब पे आएगा। हम ऐसी कौम है, उम्मत है, नबी पाक ने हमारे लिए दुआ की अल्लाह से, मेरी कौम को कभी, पूरी कौम को, पूरी उम्मत को अजाब मत देना। अल्लाह ने कहा ठीक है मैं नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम पे तो अजाब नहीं आया, लेकिन एक टुकड़ा जो हरामियों का टुकड़ा, पूरी कौम को तो नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों को तो नहीं, जो लेकिन इस टुकड़े में है, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा होगा कि इन्हें तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये हद से बढ़ चुके हैं, ये नहीं सुधरने वाले। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये वही अजाब है। आज हम इतने शिकंजे में क्यों आए हुए हैं। तो एक बहुत ही हकीकत पे मबनी वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।